सभी दोस्तों नमस्कार दोस्तों, 1 से 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सेट 12 हम लोग लगा रहे हैं। तो द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? तो दूसरा भाषा हम सीखना चाहते हैं, कोई भी, जैसे हिंदी सीखते हैं, उसके बाद हम लोग, मातृभाषा तो हिंदी है, अब अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, दूसरी भाषा वही तो है। तो उसमें क्या चीज शामिल होना चाहिए? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। तो लक्ष्य भाषा मतलब कि कोई भाषा ऐसा सीखना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो इंग्लिश सीखना चाहते हो तो इंग्लिश में प्रतिक्रिया दे देना, या फिर किसी और भाषा में प्रतिक्रिया दे देना, तो उससे भाषा सीखी थोड़ी जाएगी, अधिगम करना है ना। तो प्रतिक्रिया देने से अधिगम तो होता नहीं है। विभिन्न प्रकार की श्रव्य और लिखित सामग्री का उपयोग करना, तो सिंपल सी बात है, आप सुना, जैसे कि आप इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो इंग्लिश में क्या करोगे, इंग्लिश के लेक्चर सीखोगे, और कुछ सामग्री ऐसी होगी जिसमें आपके रूल्स होंगे, उनको आप देखोगे, फिर आप क्या करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, संप्रेषण करोगे, तो चीजें सीखोगे। तो ये वाला जो होगा, द्वितीय भाषा सीखने में बहुत मददगार होगा, कि आप भाषा को सुने और पढ़ें। आंसर नंबर सेकंड राइट। अगला प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्ताओं को विश्लेषण करने के लिए कहा। यह अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? कहने का मतलब है, पिछले महीने मैंने आप लोगों के सामने कुछ चीजें ऐसी बोली थी, ठीक है, और उस चीज का विश्लेषण करने के लिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कोई चीज बताई थी और विश्लेषण करने के लिए कह रहा हूँ। तो ये क्या चीज करने की कोशिश की जा रही है एक दूसरे के साथ? ठीक है। तो कोई भी एक वक्तव्य की बात हम करें, कोई भी एक बात ऐसी है जो हम लोगों ने डिस्कस करा था, विश्लेषण का विश्लेषण करने के लिए कहा। अब वो जो बात हुआ, उस बात के बारे में हम आपसे क्या करना चाहते हैं, विश्लेषण। जैसे कि हमने देखा कि 15 अगस्त आ रहा है, ठीक है। अब 15 अगस्त आ रहा है या 26 जनवरी आ रहा है, मान लो, ठीक है, जो भी है। अब इस चीज के बारे में हमने आपसे बहुत अच्छे अच्छे कहीं ना कहीं श्लोक के बारे में बताया कि किसने क्या कहा। अब उस चीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज के बारे में, किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, लिखने के बारे में बात कर रहा हूँ क्या? नहीं। मुद्रित नहीं, वाचिक, अप्रकाशित नहीं, वाचिक, मतलब कि भाषा के बारे में विमर्श हो रहा है। आपको मैंने कुछ चीजें बता दी हैं कि ये नारा किसने दिया, और फिर उस नारा के बारे में एक एक से मैं पूछ रहा हूँ। तो ये विश्लेषण कर रहा हूँ। विश्लेषण मतलब बीच से, मतलब कि टुकड़ों में कर करके बताना, ठीक है, वो विश्लेषण। संश्लेषण मतलब समेट लेना, टुकड़ों समेट लेना। तो ये वाला राइट आंसर होगा, आंसर नंबर सेकंड। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपागम अप्रोच भाषा अधिगम में भाषा की बहु शाब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? तो कोई भी भाषा अगर आप सीखना चाहते हो, भाषा अधिगम मतलब भाषा सीखना चाहते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका संरचना नहीं, मौखिक, उपागम नहीं, प्राकृतिक नहीं, शब्द। सिंपल सी बात है, शब्द इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप शब्द ही नहीं जानोगे तो कैसे आएगा भाषा? तो यहाँ पर देखोगे, बहुत शब्दीय, शाब्दीय, इकाई और वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है। अब ये कैसे होगा? इकाई, बहुशाब्दीय, इकाई और वाक्यांश, ये सब शब्दों से ही तो बनेंगे। तो नए नए शब्दों को सीखने से आपकी भाषा जो है अच्छी होगी। आंसर नंबर 4 राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन से असमान की पहचान करना है? कुछ ऐसा है जो कि सही नहीं है, असमान है, ठीक है। ऑप्शन एक ऐसा है जो कि असमान है, मतलब कि सटीक नहीं है। जैसे आपका नाम है राहुल, ठीक है, अब राहुल के आगे लगता है सिंह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में क्या होगा, राहुल पांडे, ठीक है। तो जब राहुल पांडे, आपका तो नाम राहुल सिंह है, लेकिन यहाँ पर क्या है, राहुल पांडे, तो ये क्या हुआ, असमान, मतलब समान नहीं है। इस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखोगे कि बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है। तो देखिए, बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के, ठीक है, प्रथम भाषा बच्चों जो होते हैं उनका प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, बिल्कुल फैक्ट है। पहली जो भाषा होती है स्वाभाविक तौर पे अपने आप आती है, देख देख करके आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका विकास होगा विकास के समानांतर, यहाँ पर देखिए, भाषा के विकास के समानांतर। तो भाषा का विकास आपका होता है और उसके साथ साथ अर्जन स्वाभाविक तरीके से होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। भाषा का विकास भी हो रहा है और आप नई नई चीजें सीख भी रहे हो, तो ये तो सही बात है, समान है। अर्जन अचेतन प्रक्रिया है। अचेतन, देखिए, एक चेतन होता है जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे याद है वो चेतन है, और जो चीज मुझे याद नहीं है वो अचेतन है। मुझे अगला प्रश्न नहीं पता है, ठीक है, लेकिन अगले प्रश्न को देख करके जो जो चीजें दिमाग में छुपी होंगी ना, वो सारी चीजें याद आएंगी। लेकिन जो सामने दिख रहा है ये क्या है, चेतन मन। लेकिन अर्जन में आपको ये नहीं पता है कि अर्जित आप क्या क्या कर सकते हो। अर्जन तो आप वही है ना, अचेतन है, अचेतन मन के द्वारा सीखते हो, ठीक है। तो अर्जन जो होता है अचेतन में होता है। आप जो भी चीजें सीखते हो आपको अभी याद नहीं होगी। अभी मैं पूछूं क्या क्या बोला मैंने, पूरा लाइन आपको नहीं पता है, लेकिन अब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, वो पेपर में जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर आपका अचेतन मन उस चीज को पुश करेगा कि बेटा ये चीज सीखा था तुमने, ठीक है।
अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है। बिल्कुल ठीक है, अर्जन जो है भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंधित है। ठीक है, अर्जन जो है भाषिक निपुणता से संबंधित है, ये चीज सही है। अर्जन भाषा के नियमों के चेतन मन पे नहीं होता है। ठीक है, तो असमान है। अर्जन जो होता है वो होता है अचेतन मन पे। ठीक है, आप कोई भी चीज सीखते हो अचेतन मन पे अपने आप जाकर के छप जाता है। 10 चीज देखोगे तो 2 चीजें याद होती है जो चेतन मन में आती है, बाकी 8 चीजें अचेतन मन में चली जाती है। तो अर्जन जो होता है वो असमान यहाँ पर देखने को मिलेगा, अचेतन मन। रीजन क्या है? क्योंकि अर्जन जो होता है वो अचेतन मन पे होता है। ठीक है, आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? तो सिंपल है यार, स्टीफन क्रेशन। ठीक है, इन्होंने I+1 का सिद्धांत दिया है। आई मतलब, ठीक है, बुद्धि के बारे में बात की जाएगी, भाषा बुद्धि के बारे में। और एक लेवल ऊपर जब चले जाते हो तो उसको 1 कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में किसने बात करी है? भाषा अर्जन के बारे में बात की जा रही है। पहले भाषा अर्जन करना ये है, +1 अगर हो गया तो उसे उच्च स्तर कर ले जाना। ठीक है, तो स्टीफन क्रेशन। निम्न में से किस भाषा को अध्यापक की मदद से औपचारिक स्थितियों में सीखा जाता है? चलिए औपचारिक स्थितियों में। अब देखिए, औपचारिक अनौपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक जिसको हम क्या कहते हैं? परिवार से सीखते हैं। ठीक है, और परिवार से जो सीखते हैं वो क्या होता है? प्राथमिक। और दूसरा होता है औपचारिक, जो स्कूल में सीखा जाता है, स्कूल में सीखा जाता है, और ये क्या होता है? द्वितीयक। ठीक है, तो अनौपचारिक भाषा मतलब कि परिवार में क्या होता है? प्राथमिक। औपचारिक होता है जो स्कूल में सीखा जाता है, जिसको हम फॉर्मल भी कहते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज, जैसे आप देखो ऑफिस में जाना है तो फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, जैसे दोस्ती यारी में क्या होता है? पानी दे, लेकिन आप ऑफिस में प्लीज़ पानी देंगे। तो इस तरीके के फॉर्मल लैंग्वेज कहाँ सीखे जाते हैं? स्कूल में। और ये लैंग्वेज क्या होता है? द्वितीयक होता है। मातृभाषा आपकी किसी तरीके की हो सकती है, लेकिन द्वितीय भाषा में थोड़ा सा आप देखोगे वो फॉर्मल होता है, थोड़ा सा लहजे से बोला जाता है, तरीके से। राइट आंसर होगा आंसर नंबर 6। चलिए, रचनावादी उपागम संप्रेषण, क्रिएटिव अप्रोच मतलब कि कम्युनिकेशन का किस मायने में भिन्न है? यह मुख्यतः तो बताना है कि यह किस तरीके से भिन्न है। तो देखिए, संप्रेषण तो अलग है। कैसे? कहने का मतलब है कि मैं और आप, चलिए आप इस चीज़ को देखिए कि आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, आप हैं ये, ठीक है, और आपका दोस्त है, 3-4 दोस्त हैं, आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन एक क्रिएटिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएटिव कम्युनिकेशन मतलब समझ रहे हो आप लोग कि कुछ ऐसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसमें कुछ फ़ायदा हो, जो कुछ अलग तरीके से आपको नॉलेज दे। तो उसमें कौन सा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही है? ठीक है, चलिए इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, क्रिएटिव चीज़ें यहाँ पर देखेंगे किस मायने में भिन्न है, या मुख्यतः देखिए, रचनावादी उपागम संप्रेषण उपागम से कैसे भिन्न है। नॉर्मल एक बात करते हो और एक क्रिएटिव बात करते हो, तो इसमें देखेंगे नॉर्मल बात करने में आप ऐसे ही बात कर लोगे, कुछ भी नहीं, ऐसे ही कर लिया बात। लेकिन जब क्रिएटिव बात करोगे तो उस पर अर्थ पर बल देता है, अपेक्षा करता है कि नियम प्रक्रिया के दौरान सीखे जाए। बिल्कुल फैक्ट है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जी अभी सीख रहे हो सीख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अर्थ पर बल दे रहे हो कि इसका अर्थ क्या होगा, हम जो चीज़ बात कर रहे हैं उसका कुछ वैल्यू भी है कि नहीं है। नियमों पर बल दोगे तो चीज़ें क्रिएटिव नहीं कर पाओगे, वैसे ही है रटन विद्या। ठीक है, नियमों पर बल देना, ड्रिल और अभ्यास आदतों का निर्माण करने पर बल देना, इससे कोई मतलब नहीं बनता। तो हम यहाँ पर अगर हम कहीं ना कहीं आप देखोगे तो क्रिएटिव अप्रोच अगर हम रखते हैं तो इस पे क्या होता है कि अर्थ पर हम बल देते हैं चीज़ों को सीखने के लिए, उस पर क्या उसका अर्थ निकलता है उस पर बल देते हैं। और नियम प्रक्रिया के दौरान सीखा जाता है, जो भी नियम है उसके दौरान हम लोग चीज़ों को सीखते हैं। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए, किसके अंतर्गत लोगों को सुझाव देने के बजाय सीधे सीधे कहा जाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे कहा दिया गया तो क्या कर दिया गया? आधे सीधे देगा दिया जाएगा ना। राइट आंसर होगा आंसर नंबर सेकंड। मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, तो वेबसाइट पर चले जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। तो ये क्या है, मैंने आपको सीधे सीधे अगर बोल दिया तो आदेश है, और नहीं तो फिर क्या है, एक तरीके से रिक्वेस्ट है। ठीक है, कि आप देखिए पढ़िए, भविष्य को उज्जवल कीजिए। हाँ, जब आप किसी अभ्यास में या सामग्री में शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार आवश्यक परिवर्तन करते हैं,
तो देखिए किसी भी अभ्यास में सामग्री में, जैसे कि मैं 300 क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ सीडीपी ईवीएस में, लेकिन मुझे ऐसा लगा 300 क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है हिंदी के लिए, तो यहाँ पर मैंने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम अनुकूलन कहेंगे। बात सिंपल सी है। ठीक है। अब अभिग्रहण, कहाँ हमने कोई चीज परिवर्तित कर दी तो अभिग्रहण नहीं हो सकता ना। ठीक है। दूसरी चीज है अनुकूलन, ये राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। योगात्मक आकलन है, तो योगात्मक में देखेंगे निदानात्मक, उपचारात्मक, विद्यार्थियों को प्रभावशाली प्रतिपुष्टि देता है, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता को स्वीकारता है, शिक्षार्थियों के अधिगम और निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, कि शिक्षार्थियों के अधिगम निष्पादन के बारे में निर्णय लेने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। तो अब बच्चों को यहाँ पर क्या है कि निर्णय लिया जाना है कि कैसा अधिगम रहा। ठीक है। ये होता है योगात्मक आकलन का। ठीक है। अब कितने नंबर हैं उसके, अब नंबर के बाद आप किस तरीके से आगे ट्रीट करना, अगली कक्षा में किस तरीके से करेगा, उन सभी चीज़ों के बारे में योगात्मक आकलन के थ्रू चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है।